नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी, बोले प्रदेश में जल्द आएगा सशक्त भू कानून, बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनों की हो रही जांच। उत्तराखंड में मंत्रियों ने बनाई जनता से दूरी, ना विधानसभा ना बीजेपी दफ्तर में लगाते हाजिरी, आमजन की समस्याओं से मंत्रियों को नहीं कोई सरोकार। रुड़की से जुड़े तिरुपति मंदिर प्रसाद में मिलावट के तार, भगवानपुर में घी की कंपनी पर छापे मारकर कलेक्ट किए सैंपल, मंत्री धन सिंह रावत ने लिया संज्ञान। उत्तराखंड में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ ने हरिद्वार से की 95 लाख की स्मैक बरामद, दून पुलिस ने की 50 लाख की कोकीन जब्त, 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है और बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव रिजल्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नतीजे बीजेपी के हक में होंगे। प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक बार व्यक्त की गई है और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त के, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियां अभी तत्काल ही जो है उस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं। देहरादून स्थित विधानसभा में आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि आवासीय नक्शों को 15 दिन के भीतर और व्यवसायिक नक्शों को 30 दिन में पास किया जाए। उन्होंने एचआरडीए द्वारा किए जा रहे कार्य जैसे पार्किंग निर्माण, जल निकासी, बाल सुधार गृह का नवीनीकरण समेत सभी विकास कार्यों पर चर्चा कर जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आज फिर मेरे द्वारा कहा गया कि जो हमारे यहाँ रेजिडेंशियल नक्शे होंगे उनको हम 15 दिन में और कमर्शियल नक्शा 30 दिन में पास करेंगे। ऑनलाइन ये हम लोग मांगते हैं और जिस नक्शे में कोई कमी होगी एक ही बार हम क्वेरी लगाने का काम करेंगे। मेरे पास जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया गया तो उसमें इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हमने इतने नक्शे रिजेक्ट किए, आज मेरे द्वारा ये भी निर्देशित किया गया कि ये भी क्लियर होना चाहिए कि किस कारण किस नक्शे को हमने निरस्त किया है, यानी कि हमारे पार्ट में कमी है या उपभोक्ता के पार्ट में है, वो स्पष्टता दिखनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्या सुन रहे हैं, तो वहीं मंत्रियों ने आम जनता से दूरी बना रखी है। मंत्री जी ना तो विधानसभा में मिलते हैं, ना ही बीजेपी दफ्तर में। बेचारी जनता मंत्री जी से मिलने के लिए बस चक्कर ही काटती रह जाती है। देखिए रिपोर्ट। मंत्रियों का टूटा पब्लिक से कनेक्शन, मंत्रियों से मिलने के लिए जनता लगा रही चक्कर। ना तो विधानसभा में बैठते हैं मंत्री जी, ना ही बीजेपी दफ्तर। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस प्रदेश के मुखिया खुद जनता के बीच रहकर उनकी समस्या सुन रहे हो, उसी प्रदेश के मंत्री जनता से दूरी बनाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता से संपर्क साधते हुए उनकी समस्या को दूर करते हैं, लेकिन लगता है कि मंत्रियों को जनता से कोई लेना देना ही नहीं। बात उत्तराखंड विधानसभा की करें तो ऐसा लगता है कि मंत्रियों ने वहां बैठना ही छोड़ दिया। अधिकतर मंत्री केवल उत्तराखंड विधानसभा में या तो विभागीय बैठक लेने पहुंचते हैं या फिर विधानसभा सत्र के लिए पहुंचते हैं। अधिकतर मंत्रियों ने तो अपने आवास से ही मंत्रालय चला रखा है, जिससे आम जनता के कामकाज पर असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई मंत्रियों के आवास के गेट भी आम जनता के लिए बामुश्किल ही खुलते हैं।
कई बार तो आवास पर मंत्री के होने के बावजूद भी जनता को वापस लौटा दिया जाता है। उत्तराखंड में कुछ मंत्रियों को तो ऐसा लगता है कि वो मंत्री जनता के आशीर्वाद से नहीं बल्कि बीजेपी हाईकमान की चरण वंदना से बने हैं। इसीलिए ऐसे मंत्री जनता से ज्यादा तवज्जो हाईकमान को देते नजर आ जाते हैं और उनकी तस्वीर जनता के साथ कम और हाईकमान के नेताओं के साथ ज्यादा नजर आ जाती है। प्रदेश की जनता कई बार बड़ी उम्मीद से विधानसभा पहुंचती है कि मंत्री से मुलाकात हो जाएगी और उनकी समस्या को दूर किया जाएगा, लेकिन जब मंत्री विधानसभा में बैठेंगे ही नहीं तो समस्या का हल कैसे होगा। आम जनता तो छोड़िए, विधायकों को तो मंत्री नहीं मिल पाते। खुद कांग्रेस विधायक हरीश धामी का कहना है कि मंत्री विधायकों से भी मुलाकात नहीं करते, तो फिर आम जनता की बात ही छोड़ दीजिए। देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। आप आम जनता की बात कर रहे हैं, विधायकों को भी अगर किसी मंत्री से मिलना है तो पहले फ़ोन करना पड़ेगा, उनका लोकेशन लेना पड़ेगा, फिर समय मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सरकार को तय करना चाहिए कि भाई जनता के हित के लिए कम से कम हफ्ते में 4 दिन तो कम से कम मंत्री विधानसभा में बैठें, ताकि चाहे विधायक हो या क्षेत्र की जनता अपनी पीड़ा लेके मंत्री को बता तो सके। लेकिन यहाँ तो सारे नज़ारत रहते हैं, कोई मंत्री विधानसभा के अपने कार्यालय में मिलते हैं नहीं। कांग्रेस विधायक के बयान से आप समझ सकते हैं कि आखिर मंत्रियों से मिलना कितना मुश्किल हो गया है। इसे लेकर जब मंत्रियों से सवाल पूछा गया तो क्या सफाई वो पेश करते नजर आए, सुनिए। देखिए, विधानसभा में लगातार मंत्रीगणों की मीटिंग्स भी होती रहती है, कार्यकर्ताओं से मिलन भी होता रहता है और मुझे लगता है कि मंत्रीगण यदि आप बहुत अधिक समीक्षा करेंगे तो बहुत अधिक देहरादून रहने का प्रवास भी बहुत कम होता है, क्योंकि सभी मंत्रीगण क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, सभी मंत्रीगण अपनी विधानसभाओं में जाते हैं, सभी मंत्रीगण अन्य जिलों में जाते हैं। तो इसलिए एक जगह यदि महीने के 31 दिन होते तो मुझे लगता है कि वे मुश्किल से जो है 4-5 दिन अपने राजकीय कार्य करने के लिए यहाँ पर रहते हैं। नेता सभी अपने भ्रमण कार्यक्रम में जनमानस से मिलने की प्रक्रिया में लगातार लगे रहते हैं। देखिए, लगातार मंत्री लोग पदवी के बीच में है और हर मंत्री के घर पे उनका ऑफिस है, जहाँ पे लगातार पब्लिक आती है, बिना निसंकोच आती है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के आती है। और विधानसभा के अंदर आने के लिए उनको पासेस की ज़रूरत होती है, उनको सिफारिशों की ज़रूरत होती है। लेकिन जो मंत्रियों के घरों पे उनके ऑफिस हैं, उसमें कहीं से भी कोई भी आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो विधानसभा एक हमारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर मंत्रियों के ऑफिस हैं, लेकिन घरों में भी उनके ऑफिस हैं जहाँ पे वो लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। उत्तराखंड में मंत्री आम जनता की सुध लेने को तैयार नहीं। मंत्रियों की जनता से दूरी ये बताती है कि उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से प्रेम है, जनता से कोई सरोकार नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मंत्रियों को जनता से संपर्क साधने के लिए जगाया न गया हो। इससे पहले मंत्रियों को समय समय पर बीजेपी कार्यालय में बैठने के निर्देश जारी किए गए थे, ताकि कार्यकर्ता और आम जनता से संपर्क साधने में आसानी हो सके। लेकिन ये बात तो आई गई हो गई, मंत्रियों पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन लगता है कि मंत्रियों के इस ढुलमुल रवैये पर सख्ती से एक्शन लेना होगा, क्योंकि इन सबके बीच आम जनता पिस रही है। ना तो मंत्री जी विधानसभा में मिलते हैं, ना ही अपने कार्यालय में। मंत्री के आवास से भी जनता को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। बहरहाल देखना होगा कि मंत्रियों के इस लापरवाह रवैये को लेकर आखिर क्या और कब एक्शन लिया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के परंपरागत फसलों भोजन के उत्सव गढ़भोज दिवस को प्रदेश के स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में मनाया गया। देहरादून स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी आयोजित कार्यक्रम में मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि मोटे अनाज ने आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। पर्यटन और तीर्थाटन के बाद गढ़भोज के रूप में मोटा अनाज हमारी आर्थिकी का बड़ा हिस्सा बन रहा है, जिससे हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा है। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे भाई बहुत सालों से इस अभियान में लगे हैं। और जब मिलेट मिशन भारत सरकार में भी इसके अभियान शुरू नहीं हुआ था, तब से आपने परंपरा जारी की है कि हमारे स्कूलों में महीने में हफ्ते में एक दिन गढ़भोज का कार्यक्रम होता है। इसमें हमारे बच्चे जो है जितना भी हमारा मोटा अनाज है, एक दिन हॉस्टलों में और विद्यालयों में जो है महीने में इस गढ़भोज कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। अब हमारे विश्वविद्यालय में भी शुरू हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी पहल की है। और विशेषकर मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप अपने संस्कृति से जुड़ने का बच्चों को जो है गढ़भोज के कार्यक्रमों के लिए प्रेरित करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू वाले प्रसाद में मिलावट का मामला चर्चाओं में है। हैरानी की बात तो यह है कि लड्डू को जिस घी से बनाया गया उसके तार उत्तराखंड से जुड़े हैं। अब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने संज्ञान लिया है। देखिए रिपोर्ट।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू का जो प्रसाद दिया जा रहा था उसमें मिलावट की बात सामने आई थी। घी में पशु की चर्बी होने का शक जाहिर किया गया था। अब इस मामले की जांच शुरू हुई तो तार उत्तराखंड के रुड़की से जुड़े पाए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने फॉर्म पर छापा मारा, लेकिन पिछले 1 महीने से ये फॉर्म बंद है। मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने संज्ञान लिया है। मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जैसे ही मामले के बारे में जानकारी मिली, खाद्य विभाग के लोगों को सैंपलिंग के लिए भेजा गया और जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल ही देखा होगा आपने कि मैंने अपने विभाग को वहाँ भेजा है और बहुत जल्दी इस पे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इससे पूर्व में क्या इस तरीके की कोई कार्रवाई आपके द्वारा नहीं करवाई गई है, विभाग द्वारा नहीं की गई? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मुझको पता चला तो मैंने तुरंत वहाँ सैंपलिंग के लिए अपने खाद्य विभाग के लोगों को भेजा है। बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि बीते दिन आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भगवानपुर स्थित घी बनाने वाली एक कंपनी पर छापा मारा। इसे लेकर अधिकारी योगेंद्र भंडारी और महिमानंद जोशी सहित अन्य अधिकारियों ने फैक्ट्री में पहुंचकर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिकायत मिल रही थी कि इस कंपनी में जो देसी घी बनाया जा रहा है उसमें मिलावट की जा रही है, लेकिन जब विभाग की टीम फैक्ट्री पहुंची तो वहां किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट बनता हुआ नहीं दिखा। यहाँ आने का मकसद है कि घी में आजकल मिलावट के आधार पे हम लोग जांच कर रहे हैं। आयुक्त महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए कि इसकी जांच की जाए कि मेन फैक्ट क्या है, उसके आधार पर हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि सेंटर लाइसेंस की वो है, इसमें जो निर्माण जो लाइसेंस दिया गया सेंटर FSI द्वारा लिया गया है, सेंटर यूनिट है। तो आज महोदय के निर्देशानुसार हम आए हैं। अदरवाइज सेंटर की जो इनकी इन्फॉर्मेटिव टीम है वो इस पर कार्य करती है। तो हमने पाया यहाँ पे तो देखा कि यहाँ पे कोई भी इस पर मशीनें इंस्टॉल है, लेकिन इस पर कोई भी इस टाइम फाइनल प्रोडक्ट हमको नहीं मिला है, ना बन रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सभी सनातन धर्मी क्रोध में हैं, क्योंकि जिसे हमारे हिंदू धर्म में वर्जित माना गया है उसका सेवन प्रसाद में कराया गया। भारत के तिरुपति मंदिर में जो सबसे बड़ी आस्था का केंद्रों में से एक है, लड्डुओं में जो प्रसाद का है उसमें गाय के चर्बी की बात सामने आई और जिससे सभी सनातन धर्मी बहुत ज्यादा गुस्से में और क्रोध में हैं और बहुत परेशान हैं, जिसको धार्मिक रूप से हमारे यहाँ वर्जित माना गया है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उसको का सेवन प्रसाद के रूप में हमको कराया गया। और जानकर आश्चर्य करेंगे, जो पार्टी सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगती है, लगातार सनातन धर्म के नाम पर देश के लोगों को, नागरिकों को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाती है, उस पार्टी की सरकार के तहत ये हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी का उत्तराखंड से ताल्लुक पाया गया है, जिसे लेकर जांच जारी है। एक तरफ सरकार कार्रवाई की बात कर रही है तो वहीं विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखना होगा कि इस मामले पर कितनी सख्ती से कार्रवाई की जाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जागेश्वर धाम मास्टर प्लान के कार्य की समीक्षा और मंदिर आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जागेश्वर मास्टर प्लान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसीलिए यहां होने वाले सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्वक तरीके से करें। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जागेश्वर धाम प्रसिद्ध धामों में से एक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवागमन से यहां पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाए। जागेश्वर को जानते हैं, जागेश्वर बहुत प्राचीन हमारा ज्योतिर्लिंगों में है और ये अद्भुत है। 7वीं शताब्दी से बने हुए मंदिर हैं, 125 मंदिरों की श्रृंखला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इसका विकास हो, इसके लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। हम लोग इसी क्रम में आज जागेश्वर में आए। इसकी चूँकि मैं प्रबंध कमेटी का भी अध्यक्ष होता हूँ और जागेश्वर के लोगों ने कुछ समस्या बताई, इनके घर छू रहे हैं, इसके लिए भी काम किया जाएगा और पर्यटन के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास कैसे हो इसके लिए काम किया जाएगा। रुद्रपुर में धान खरीद में आ रही दिक्कतों का जायजा बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने लिया। बगवाड़ा मंडी में धान खरीद केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत कर धान खरीद सुचारू कराई। तो सब लोगों से बात हुई तो सब लोगों की तरफ से ये था कि हमने आगे ठेकेदार को ठेका दे दिया है और काम आगे सुचारू नहीं चला। तो आज सब लोग यहाँ एकत्र हुए थे और आज यहाँ आप देख रहे हैं धान फुलना शुरू हो गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे अपना यहाँ पर धान लेके आएँ। यहाँ सुखाने की भी व्यवस्था है, पंखे लगे हुए हैं। अगर आपका धान गीला है
तो आप सुखा के देंगे और इसमें 17% तक मॉइस्चराइजर होगा तो सरकार खरीदने को तैयार है। आपको उचित दाम भी सरकार दे रही है। देहरादून नगर निगम ने EESL कंपनी से शहर की स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और रखरखाव का जिम्मा वापस ले लिया है। दरअसल कंपनी 2017 से शहर की 1 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का काम देख रही थी, लेकिन लगातार स्ट्रीट लाइट की खराबी की शिकायतें मिल रही थी। कंपनी को चेतावनी दी गई लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद इस पर एक्शन लिया गया है। अब नगर निगम से 35 वाहन रोस्टर वाइज हर वार्ड में जाकर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का काम करेंगे। जो नए लाइट्स और नए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने का मैंडेट था वो उसी थर्ड एजेंसी का था, तो वो अभी हमने फ़िलहाल उनके पास बरकरार रखा है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस निगम के पास ले ली है, लेकिन बैकअप में निगम अपना भी रेट कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स एंड लाइट्स, ताकि इसमें कोई भी किसी भी तरह की बाधा या कोई डेफिशिएंसी या रोड ब्लॉक ना आए। तो अगर हमारी टीम्स बनी हैं तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको साथ समय लाइट्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर सकें। वी शुडंट बी सीन एज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थर्ड एजेंसी। उत्तराखंड STF ने 95 लाख रुपए की 317 ग्राम स्मैक के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। STF के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स टीम ने हरिद्वार क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तीनों तस्कर बरेली से स्मैक लाकर हरिद्वार में सप्लाई करने वाले थे। ये उत्तराखंड STF की ANTF यूनिट ने ये 317 ग्राम स्मैक बरामद की है और इस संबंध में कोतवाली सिविल लाइंस हरिद्वार में केस रजिस्टर हुआ है और 3 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें 2 अभियुक्त जो हैं शहजाद और आज़ाद, ये लाडपुर लक्सर के रहने वाले हैं, और एक जो सप्लाई इनको कर रहा था, लेके आया था जो बरेली से रईस, वो इसमें अरेस्ट हुआ है। वहीं देहरादून पुलिस ने भी कोकेन सप्लाई के कोबरा गैंग का मुख्य विदेशी पेडलर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 50 लाख रुपए की कीमत की 68 ग्राम कोकेन बरामद की है। इससे पहले पुलिस इस गैंग के 3 विदेशी पेडल और 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो कोबरा गैंग का सक्रिय सदस्य है और मूल रूप से तंजानिया देश का नागरिक है। चूँकि लगातार ये इनपुट आ रहे थे और पिछली पूछताछ में भी आया था कि एक नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करके देहरादून ही नहीं अन्य जगहों पर भी इनकी सप्लाई रहती है और वो बीच बीच में आकर यहाँ पर डिलीवरी को देते हैं। तो इस बार जो सूचना मिली थी इसमें एक तंजानिया के एक व्यक्ति का नाम आया था कि वो डिलीवरी देने आने वाला है यहाँ पर और कहीं भी शहर में। तो इस सूचना पर लगातार हमारी जो गोपनीय टीम थी वो काम कर रही थी और कल चेकिंग के दौरान जो है इसको पकड़ा गया था और इससे 68 ग्राम जो है कोकीन मिली, जो 100% जो प्योरिटी में पाई गई, जिसका हमने टेस्ट भी अपना जो हमारी डिटेक्शन किट होती है उससे भी हमने चेक कर लिया, 100% इसकी प्योरिटी पाई गई। और साथ ही साथ इससे पूछताछ में भी पता चला, इसमें व्यक्ति का नाम भी खुला है जो फॉरेन नेशनल है, जिसके माध्यम से ही यहाँ पर वो डिलीवरी देने आया था। देहरादून में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का शिकार होने वाले 2 युवकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवकों का कहना है कि वर्क एब्रॉड कंसल्टेंसी फर्म के संचालक द्वारा उन्हें पोलैंड और कनाडा भेजने के नाम से करीब 10 लाख रुपए लिए गए थे, लेकिन आरोपियों द्वारा अभी तक ना तो उन्हें कोई जॉब ऑफर लेटर दिया गया और ना ही उनके पैसे वापस किए गए। बता दें कि बीते दिनों दून पुलिस ने इस फर्जी कंसल्टेंसी फर्म के संचालक और सहयोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एडवोकेट है श्री योगेश कुमार जी, इनके साथ एक लिंक भेजकर और लॉटरी जीतने का लिंक भेजा गया था और उस पर क्लिक करने के बाद इनको बताया था 50 लाख रुपए का ये लॉटरी जीत गए हैं और उसमें विभिन्न कुछ चार्जेस बताए गए थे। और इसके बाद जब वो फेक लिंक को क्लिक किया गया था तो इनके सारे अकाउंट्स वगैरह को एक तरह से कॉपी कर लिया गया था, जिसके बाद उनके अकाउंट से 20 लाख तत्काल ही निकल गए थे उसमें। इसके बाद जब हमारी टीम ने इस पर वर्क किया था तो इसमें 2 लोग को इसमें अभी मनी ट्रेल में इसमें अरेस्ट किया, जिसका अमन और ईशान नाम है, जो मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा बताया गया कि वो एक साइबर फ्रॉड के नेटवर्क में काम करते हैं और इसके आगे भी जो उनके लोग हैं गैंग के, वो उनको ऐसा लिंक बना कर भेजते हैं और वो अपने अकाउंट्स जो फेक अकाउंट्स खुलवाते हैं ये। इसके बाद उस अकाउंट्स के माध्यम से वो जो कॉपी हो जाता है उनका फेक अकाउंट से, उसके पैसे निकाल लेते हैं। वहीं दून पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को ISBT हरिद्वार बाईपास रोड से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों द्वारा लोगों को फोन पर लॉटरी और लुभाने वाले उपहार जीतने का लालच देकर उनसे अकाउंट की डिटेल लिया करते थे और फिर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया करते थे।
पूरे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद एक मोडस ऑपरेंडी पता चली कि इसमें नेपाली मूल के करीब 40 लोग को भी अभी देखा गया, उनके कागजात उसमें ओरिजिनल जमा थे, उनकी मार्कशीट वगैरह जमा थी। तो ऐसा लग रहा है कि ये बाहर के मूल के, चाहे नेपाल के लोग हों चाहे उत्तराखंड के लोग हों, इनको जॉब का अच्छा ऑफर देकर अपने ऐड के माध्यम से ये उनसे बड़े अमाउंट लेते हैं, फिर पासपोर्ट बनाने के नाम पर, वीज़ा के नाम पर, वर्क टूरिज्म के नाम पर, और फेक कागज़ देखा गया कि फेक जो है जॉब्स के वो एडिट करके जो है उनको कागज़ दिए गए थे। तो इस गैंग के अभी जो लोग आए हैं शामिल होकर, ये इनकी तलाश के लिए बताया गया, लेकिन अभी जो 2 मेन अभियुक्त आए हैं अभी तक पता चला है कि वो इंडिया से बाहर चले गए, लेकिन फिर भी इसमें जो हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, चाहे लुकआउट सर्कुलर है, इसमें सारी प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। और जो इनके सदस्य यहाँ पर थे, जो विभिन्न तरीक़ों से पहाड़ के जो युवा हैं उनको जो लुभा कर यहाँ पर लाते थे, उनके भी नाम पता चले हैं जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल थे। तो मुझे लगता है जल्दी इस गैंग के जो भी लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसके बाद अन्य चीज़ें भी पता चल पाएंगी। चंपावत जिले में स्थित पंचेश्वर महादेव मंदिर को जाने वाला पैदल मार्ग खस्ता हाल है, जिस वजह से पंचेश्वर महादेव मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। जबकि पिछले साल तक नवरात्रों में दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते थे, लेकिन इस बार क्षेत्र में बादल फटने से आई आपदा से मंदिर सरयू नदी की चपेट में आ गया और लगभग 400 मीटर पैदल मार्ग नदी में बह गया था, जिस कारण मंदिर पहुंचने में लोगों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमें पंचेश्वर बाबा की धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग आए, लेकिन जो हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ कच्चा रास्ता अभी यहाँ के ग्रामीणों ने बनाया है, और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने वहाँ पर पहुँचने की हमारे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाई। लेकिन अब ऐसा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके ऊपर है पूरा हमारा सेल सल्ला और ये वाला इलाका पड़ता है, और ये रास्ता अभी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जो ये हमारा कंक्रीट मार्ग था, और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। पौड़ी के अगरोड़ा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता ने बताया कि परंपरागत ढंग से खाता खतौनी को नाम पर करने की एवज में उनसे 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन समेत कई अन्य चीजों की भी डिमांड की गई थी, जिनसे तंग आकर शिकायत की गई। जमीन से जुड़ा हुआ मामला था। नौगांव का क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल के समीप जवालपा देवी सेरा के नजदीक। तो ये जमीन से मामला जुड़ा है। ये जो कानून को रवि कैलाश कल पकड़े गए, इन्होंने मेरे को इस जमीन के लिए आख्या बनाने के लिए और इस जमीन का मेजरमेंट के लिए इन्होंने कुछ मेरे से डिमांड करी थी, जिसकी मैंने सूचना विलेजेस डिपार्टमेंट को दी थी, देहरादून विलेजेस डिपार्टमेंट को। तो उन विलेजेस डिपार्टमेंट की मदद से मैंने कल ये कार्रवाई करी। चंपावत जिले के देवीधुरा क्षेत्र में बुजुर्ग महिला पर हमला कर लूट को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला कर करीब 2.5 तोले का सोना लूटा गया था। आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर जेल भेज दिया गया है। पार्टी क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें एक वादी हैं शिवराज सिंह, इनके द्वारा बताया गया था कि इनकी 65 वर्षीय माता जी हैं विष्णु देवी जी, वे जब अपने खेतों में काम कर रही थी तो एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वहां आकर उनका चाकू के दम पर उनका जो पहनावा गलोबंद था वो उससे लूटा गया और उनको महिला को इसमें घटना में घायल भी किया गया। इस सूचना पर तत्काल थाने की टीम ने मौका मुआयना किया और पीड़ित महिला को हॉस्पिटल में आवश्यक इलाज करवाने के पश्चात इसमें तत्काल मुकदमा लिखा गया लूट का। और आज इसमें हमारी सभी 3 टीमों ने इसमें काम किया, जिसमें CCTV सर्विलांस और इसके अलावा जो भी आसपास के संदिग्ध लोग थे उनके बारे में सुरागसी पतासी करते हुए इसमें एक अभियुक्त नीरज बोहरा, इसकी आज गिरफ्तारी की गई है। नरेंद्रनगर के श्री कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले में जहां खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम रौनक बढ़ा रहे हैं, तो वहीं अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल भी मेले के आकर्षण का केंद्र बने हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मेले में मिलेट्स, हैंडीक्राफ्ट, स्वेटर, शॉल, पंखा समेत कई अलग अलग चीजों के स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पे मैं माँ कुंजापुरी स्वयं सहायता समूह से हूँ, इसमें हम सभी महिलाएं काम करती हैं। इस पर हम जैसे जूट का काम करते हैं, टोकरी बनाते हैं, चप्पलें, अचार, जैम, चटनी, सभी इसमें रोजगार का वो होता है। सभी महिलाएं इसमें मिलकर काम करती हैं और सर इसमें ये जैसे माँ कुंजापुरी मेला चल रहा है, इसमें स्टॉल लगाया जाता है। इसमें सभी महिलाएं मिलकर काम करती हैं, इसमें सभी को रोजगार का साधन हो जाता है। ये हर जगह स्टॉल लगाई जाती है।
किच्छा के ग्राम सिरौली में एक युवक ने किशोरी को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली किशोरी के हाथ में लगी। घायल अवस्था में उसे सीएचसी लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, हम काम पे थे, वहाँ पे हमारे पास अभी फोन पहुँचा कि लड़की के गोली मार दी है, तो हम वैसे ही वहाँ से भाग उठे। वहाँ पे आके देखा तो हाथ में गोली लग चुकी थी। मसूरी में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उप जिला चिकित्सालय में टीबी रोगियों को मुफ्त पोषाहार और दवाइयां बांटी गई हैं। आपको बता दें कि उप जिला चिकित्सालय में लगभग 25 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर संस्था के महासचिव हेमलता ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में टीबी मरीजों का उपचार किया जाता है, जिन्हें मुफ्त दवाओं के साथ ही पोषाहार भी बांटे गए हैं। 6 महीने हमारे पूरे हो गए जो हमने पिछला बैच किया था, और अब नए रोगी हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों को भी, जो फैमिली में बच्चे हैं उनको भी दवाई मिल जाए, और मिल भी रही है, अभी आजकल दे रहे हैं ये लोग, और एक अच्छा रिस्पांस तो मिल ही रहा है लोगों की तरफ से भी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी टीबी रोगी हों, ये इसमें संकोच बिल्कुल ना करें और बिल्कुल भेदभाव ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। आपका पोषाहार आपको अच्छा मिलेगा, आपको दवाई नियमित मिलेगी, आपकी जांचें नियमित होंगी, आप स्वस्थ होंगे, भारत स्वस्थ होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी, बोले प्रदेश में जल्द आएगा सशक्त भू कानून। बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनों की हो रही जांच। उत्तराखंड में मंत्रियों ने बनाई जनता से दूरी, ना विधानसभा ना बीजेपी दफ्तर में लगाते हाजिरी। आमजन की समस्याओं से मंत्रियों को नहीं कोई सरोकार। रुड़की से जुड़े तिरुपति मंदिर प्रसाद में मिलावट के तार। भगवानपुर में घी की कंपनी पर छापे मारकर कलेक्ट किए सैंपल। मंत्री धन सिंह रावत ने लिया संज्ञान। उत्तराखंड में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने हरिद्वार से की 95 लाख की स्मैक बरामद। दून पुलिस ने की 50 लाख की कोकीन जब्त। 5 तस्करों को किया गिरफ्तार।